नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं विभागीय लेखे। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विभाग क्या होते हैं। तो बच्चों, जब एक बड़ा व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है तो अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई भागों में बांट देता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को विभाग कहा जाता है। प्रत्येक विभाग का अलग वस्तु या सेवा से संबंध होता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बेचने वाला एक बड़ा व्यापारी या बड़ी व्यापारिक संस्थान में टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, घड़ी, कैलकुलेटर, रेडियो, मोबाइल फोन, ठीक है, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, इनके लिए अलग अलग विभाग बना लेता है। ऐसी संस्था को विभागीय भंडार कहते हैं। ये सभी विभाग अपने हिसाब किताब को इस प्रकार से रखते हैं कि उस विभाग का हिसाबी वर्ष के अंत में लाभ या हानि प्रकट हो सके। मतलब जिस वर्ष ये लेखे बना रहे हैं उस वर्ष का लाभ हानि ज्ञात हो सके। उपरोक्त इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग या विभागीय स्टोर जो हैं वो व्यवहारों को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखते हैं। ठीक है, जैसा कि अन्य व्यापारिक संस्थानों के द्वारा लेखे रखे जाते हैं। और इन व्यवहारों को पूर्ण एवं उचित लेखे रखने के लिए व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुसार प्रमुख एवं आवश्यक सहायक लेखा पुस्तकें रख सकता है, ताकि हिसाबी वर्ष के अंत में अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग लाभ हानि खाते बनाए जा सकें। प्रारंभ से ही सहायक पुस्तकों में प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग खाने बना लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग लाभ हानि खाता बनाया जाता है। प्रत्येक के लिए विभागीय लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए अतिरिक्त संपूर्ण व्यवसाय का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए एक सामान्य हानि खाता बनाया जाता है। अर्थात विभाग के लाभ हानि ज्ञात करने के लिए विभागीय लाभ हानि खाता बनाया जाता है और संपूर्ण व्यवसाय के लाभ हानि ज्ञात करने के लिए सामान्य हानि खाता बनाया जाता है, तथा आर्थिक स्थिति जानने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है। तो बच्चों, विभागीय खाते क्या होंगे? जब व्यापार को बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग तैयार किए गए खाते विभागीय खाते कहलाते हैं। तो विभागीय खाते लेखांकन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक विभाग का लाभ हानि अलग अलग ज्ञात करने के लिए या अलग अलग ज्ञात करने के साथ साथ संपूर्ण व्यवसाय के कुल लाभ हानि को ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि विभाग में जो व्यय होते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो संबंधित विभाग के होते हैं और कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो सभी विभागों को एक साथ किए करते हैं। अर्थात पूरा जो स्टोर है उसके व्यय होते हैं, तो उसमें कुछ विभाग आते हैं तो उनका संबंध सीधे तौर पर उस विभाग से नहीं होता, लेकिन वो उनका भार इन विभागों पर आएगा। अर्थात व्यय दो प्रकार के होंगे, एक हो जाएंगे प्रत्यक्ष व्यय और एक हो जाएंगे अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय सीधे उस विभाग में लिख दिए जाते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका विभाजन अलग अलग आधार पर किया जाता है। तो बच्चों, अगर वह बिक्री संबंधी व्यय है तो बिक्री के अनुपात में, और अगर ऐसे व्यय हैं जो स्थान से संबंधित हैं तो स्थान के अनुपात में या अन्य अनुपातों में उनका विभाजन किया जा सकता है। तो बिक्री के अनुपात में या बिक्री के अनुसार किन व्ययों का विभाजन किया जाता है? जैसे विज्ञापन व्यय, डूबत ऋण, स्वीकृत कटौती, यात्री एजेंट का वेतन, गोदाम का भाड़ा, बिक्री कमीशन या जो जावक गाड़ी भाड़ा होता है, जैसे हम निर्गम गाड़ी भाड़ा या कैरेज आउट वर्ड कहते हैं, इन व्ययों को जो है बिक्री के अनुसार विभाजित किया जाता है। कुछ व्यय क्या होते हैं? स्थान के अनुसार विभाजित किए जाते हैं, जिसमें से कौन से व्यय हैं? जैसे कि स्थानीय कर, ठीक है, नगर पालिका का कर, ठीक है, भवन का किराया या भवन का बीमा। तो ये जो व्यय हैं ये किसके अनुसार बांटे जाते हैं? स्थान के अनुसार बांटे जाते हैं। मतलब जो विभाग जितना स्थान घेरेगा उस अनुपात में ही उनके ऊपर इन व्ययों का भार आएगा। ठीक है,
और कुछ व्यय कैसे होते हैं जो अन्य अनुपातों में सुविधा के अनुसार बांट दिए जाते हैं, जैसे बिजली, ताप आदि के व्यय। ठीक है, तो क्या होता है बिजली व्यय में, यदि प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग मीटर नहीं लगा है तो क्या होगा, इन व्ययों का बंटवारा करने के लिए पॉइंट्स के आधार पर किया जाना चाहिए। पॉइंट्स की भी उपलब्ध ना हो तो मतलब जिस विभाग में जितने पॉइंट बिजली जल्दी है उस पॉइंट्स के आधार पर। ठीक है, और कोई मशीन पर जैसे हिरास लगाना है तो कोई मशीन किस विभाग में कितने समय दे रही है। ठीक है, तो समय के अनुसार उसका बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक सवाल के माध्यम से हम देखेंगे कि एक विभाग के द्वारा अपने लेखे किस प्रकार से बनाए जाते हैं और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो बच्चों सवाल इस प्रकार से है, एक व्यवसायी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले 6 माह के लिए ए और बी दो विभागों के लिए अलग अलग शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है। कितने विभाग हैं इसमें, 2 विभाग हैं। इस तिथि पर रहते की गणना करना व्यवहारिक नहीं है, तो हो सकता है कि वो किसी कारण से स्टॉक की गणना नहीं कर पा रहा है, तो स्टॉक नहीं दिया गया है तो स्टॉक की गणना हमको दिए गए आंकड़ों के आधार पर करनी होगी। दोनों विभाग की सकल लाभ की दरें संबंधित विभाग की बिक्री पर क्रमशः कितना है, 40%, मतलब ए पर 40% का लाभ है और बी पर 30% का सकल लाभ होता है। कुल 6 विभाग हैं। देखिए मैंने पहले कहा था कि 2 विभाग नहीं, कुल कितने विभाग हैं, 6, और ए और बी विभाग 2 विभागों का वो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है। ठीक है, सुविधा के लिए दे दिया गया, अगर 6 विभाग आपको दे दिए जाते तो बहुत लंबा सवाल हो जाता, तो आपसे वो 2 विभागों की बात कर रहा है, लेकिन कुल कितने विभाग हैं, 6 विभाग हैं। सभी अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है, 1/3 अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर विभागों की बिक्री के अनुपात में बांटे जाने हैं। जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो किसके आधार पर, बिक्री के अनुपात में बटेंगे, लेकिन कितने, सभी व्यय नहीं बटेंगे, 1/3 व्यय को छोड़कर, मतलब 2/3 व्यय, जितने भी व्यय होंगे उसका 2/3 बिक्री के अनुपात में और जितने भी व्यय होंगे उसका 1/3 किसी अन्य अनुपात में बांटे जाएंगे। वो क्या है, 1/3 अप्रत्यक्ष व्यय सभी विभागों में बराबर बांटे जाने हैं। नीचे दे दिया उन्होंने कैसे बांटे जाने हैं, बराबर बांटे जाने हैं। ठीक है, तो पुस्तकों से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हैं। क्या क्या विवरण प्राप्त हैं, ए विभाग और बी विभाग के प्रारंभिक स्कंद है 30,000 और 28,000, बिक्री है 1,40,000 और 1,20,000, क्रय है 90,000 और 72,000, प्रत्यक्ष व्यय है 18,300 और 28,400। तो प्रत्यक्ष व्यय तो सीधे लिख दी जाएंगे ए और बी विभाग में। ठीक है, अब सभी 6 विभागों के अप्रत्यक्ष व्यय 36,000 थे, तो ये 36,000 के व्यय किस अनुपात में बटेंगे, 1/3 भाग बराबर बराबर और बचा हुआ 2/3 भाग बिक्री के अनुपात में बांटा जाएगा। अन्य विभागों की बिक्री कितनी है, 1,40,000 रुपए थी। खानेदार, व्यापार और लाभ हानि खाता आपको बनाना है। अंतिम स्कंद के अनुमानित मूल्य पर प्रत्येक विभाग के लिए 10% रहती है संचय बनाना है। हो सकता है 10% का हेर फेर हो जाए तो 10% का क्या बना लेंगे हम, संचय बना लेंगे। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको बनाना है, क्या बनाना है, खानेदार, व्यापार और लाभ हानि खाता। तो व्यापार और लाभ हानि खाते बनाने का नियम जो आपने पूर्व में पढ़ा है वही है, सिर्फ अंतर क्या है, यहां पर हम खाने बना लेंगे। ठीक है, जो लाभ हानि खाता बनेगा या व्यापार खाता बनेगा उसमें राशि का 1 कॉलम होता है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 विभाग है तो 2 कॉलम और 6 विभाग है तो 6 कॉलम। तो यहां पर हमसे कितने विभागों का पूछा गया है, 2 विभागों का पूछा गया है, तो सिर्फ 2 कॉलम ही बनाए जाएंगे। तो बना लेते हैं हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रारूप बना लेते हैं हम। ठीक है, आप जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में राशि के 2 कॉलम बन जाएंगे और क्रेडिट में भी राशि के और बी पार्ट। अच्छे से जानते हैं व्यापार खाते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, तो लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक। प्रश्न में दिया गया है ए का
30,000 और बी का 28,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख दिया। फिर क्या लिखा है, बिक्री, बिक्री क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, लिख दिया। बाय सेल्स कितनी दी गई है, 1,40,000 और बिक्री ली गई है 1,20,000, लिख दिया। क्रय दिया गया है, क्रय कितने का है, ये क्रय है, हाँ क्रय है 90,000 का और 72,000 का, तो क्रय को लिखा जाएगा डेबिट में क्योंकि ये लागत है। टू परचेज कितना है, 90,000 और 72,000। इसके बाद प्रत्यक्ष व्यय लिखे हैं तो प्रत्यक्ष व्यय का लेखा भी कर दिया जाएगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 18,300 और 28,400। बच्चों हम जानते हैं कि इसके बाद जो है क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, तो लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों समस्या एक है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रश्न में नहीं दिया गया है और कहा गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो व्यवहारिक रूप से उसकी गणना नहीं हो पाई, लेकिन हम यहां पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर क्लोजिंग सकल लाभ है वह 40% है और 20% है। तो कर लेते हैं हम अंतिम स्कंद की गणना, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम ए और बी के लिए दो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, एक साथ गणना हो जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, दी गई जानकारी को लिख लेते हैं, कितना लिखा है 30,000 और 28,000। अब आप जानते हैं कि बेचे गए माल की लागत ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी व्ययों को जोड़ना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक जुड़ेगा, फिर क्रय जुड़ेगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ेंगे। तो हमने जोड़ लिया है परचेसेस, कितना 90,000 और 72,000। अब प्रश्न की डिमांड के हिसाब से यहां पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि जो 40% वो बिक्री पर जो सकल लाभ दिया गया है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष व्यय के बारे में उससे संबंधित नहीं है। वो सीधा इन्होंने ऐसा स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन सवाल के अनुसार हम इस समझ रहे हैं कि जो सकल लाभ है वो बिक्री का जो प्रमुख माल की लागत है उनके बारे में है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, कितना हो जाता है ये 1,20,000 हो गया एक ही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कास्ट ऑफ टोटल गुड्स, कास्ट ऑफ टोटल गुड्स कितना हो गया 1,20,000 ए का और 1,00,000 रुपए, 1,20,000 ए का और 1,00,000 रुपए बी का। अब क्या करना है बच्चों, हमको इसमें से अगर हम सकल लाभ घटा दें, बच्चों इसमें से अगर हम बेचे गए माल, जो बेचा गया माल है उसकी लागत को घटा दें, ठीक है, तो क्या निकल आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। तो बेचे गए माल की लागत निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स कितना है 1,40,000 और 1,20,000। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो ए विभाग का 40% है तो 40% आ गया 56,000 और बी विभाग का कितना है 30%, तो ये आ गया 36,000। हमने घटा दिया, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया तो निकल आएगा हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ गया 84,000 और 84,000, दोनों का 84,000 आ गया। अब देखिएगा टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 1,20,000 और जो माल बेच दिया है वो कितने का है 36,000 का, सॉरी 84,000 का, कितने का है 84,000 का। तो 84,000 को 1,20,000 में से घटा दिया तो जो होगा वो निकल आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 36,000 और बी का निकल आया 16,000, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्लोजिंग स्टॉक की गणना कर ली है। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लिख देंगे कहां पर, हमारे व्यापार एवं लाभ हानि खाते में। बच्चों इस प्रश्न में लिखा गया था, एंड में क्या लिखा गया था कि 10% का हमको रहतिया संचय बनाना है। तो सबसे पहले हम रहतिया संचय और, तो अब हम रहतिया संचय और निकाल लेते 10%, तो 36,000 का 10% आएगा 3,600, 16,000 का 1,600 और इसको भी घटा दिया तो जो अनुमानित है, अनुमानित क्लोजिंग स्टॉक निकल आया है हमारा जो है ए विभाग के लिए 32,400 और बी विभाग के लिए 14,400। बच्चों ध्यान रखना है
कि इस प्रश्न में एक कंफ्यूजन है कि हम जो टोटल कास्ट निकालते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं, परचेज जोड़ते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं। इस प्रश्न में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ा है, क्योंकि प्रश्न में जो लाभ दिया गया है सकल लाभ, वो बिक्री का अनुमानित लाभ दिया गया है। कौन सा लाभ दिया गया है? अनुमानित लाभ दिया गया है, जो माल है उसकी कास्ट पर, ठीक है, जो बेच रहे हैं उसकी कास्ट पर हमने इतना अधिक बेचा है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उन्होंने इंक्लूड अभी तक नहीं किया था, तो हमने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं कहां पर, यहां पर लिख लेते हैं क्रेडिट पक्ष में 32,400 और 14,400। इसके बाद दोनों पक्षों का हम योग लगा लेंगे और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, ए का आ गया 1,72,400, बी का आ गया 1,34,400। अंतर की राशि जो होगी उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया है? 34,100 ए का और 6,000 बी का। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लाभ हानि खाते में ले जाएंगे तो लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 34,100 और 6,000। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट में लिख देंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 36,000 के हैं। कितने के हैं? 36,000 के। लेकिन ये 36,000 सभी विभागों के, मतलब कितने विभाग हैं? 6, ठीक है। तो हमें अलग अलग विभाग के लिए व्यय की गणना करनी होगी। तो गणना कर लेते हैं बच्चों हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा था कि 1/3 को छोड़कर, तो पहले 1/3 जो है बराबर बराबर बटेंगे सभी विभागों में, तो हमने निकाल लिया 36,000 का 1/3 कितना आ गया? 12,000। और 12,000 को हम 6 विभागों में बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब एक विभाग पर कितने जाएंगे? 2,000 रुपए, ठीक है। तो पहला तो आ गया कि प्रत्येक विभाग पर 2,000 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। लेकिन 2/3 भाग कहां जा रहा है? 2/3 अर्थात 24,000 रुपए किस अनुपात में बटेंगे? बिक्री के अनुपात में। तो पहले हम बिक्री अनुपात की गणना कर लेंगे। तो देख लेते हैं बिक्री की अनुपात की गणना, ए, बी और अन्य 4 विभाग, क्योंकि अन्य 4 विभागों ने भी बिक्री की है। तो ए विभाग की बिक्री है 1,40,000, बी की है 1,20,000 और अन्य 4 विभागों की 1,40,000। तो इनकी बिक्री को हम अनुपात में बदल लेंगे। इस बिक्री को हम अनुपात में बदल लेंगे तो सभी शून्य अलग हो जाएंगे और इसको थोड़ा सरल करेंगे तो कितना जाएगा? 7:6:7। अब ये टोटल कितना हो जाता है? 20, अर्थात 7/20 जो व्यय हैं वो एक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 24,000 का 7/20, ठीक है। 7/20 कितना आ जाता है? 84,000, सॉरी 8400 कितना आ जाता है? 8400। बी का कितना आएगा? 6/20, ठीक है। 6/20 24,000 गुणा 6/20 कितना आ गया? 7,200। इसी प्रकार से हम अन्य 4 विभागों के लिए निकाल लेंगे 7/20 कितना जाएगा? 8400 रुपया। तो इस प्रकार से हमारे व्यय निकल आए हैं, ठीक है। जो 2/3 व्यय अर्थात 24,000 हैं वो बिक्री के अनुपात में बांटने थे, बाकी 1/3 जो है 2,000 सभी विभागों में बटे हैं। तो ए विभाग को भी 20,000 आए हैं और बी विभाग को भी 2,000, ए विभाग को भी 2,000 आए हैं और बी विभाग को भी 2,000 आए हैं, ठीक है। तो हम इनको लिख लेते हैं। तो कुल कितना कुल कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए विभागवार? तो लिख लेते हैं ए विभाग और बी विभाग का। तो जो 1/3 हिस्सा है वो इक्वली बटा है, मतलब 2,000 ए को मिले, 2,000 बी को पड़े, ठीक है। इसके बाद जो अन्य 2/3 अर्थात 24,000 का है वो बिक्री के अनुपात में बटा। बिक्री के अनुपात में कितना आया? 8,400 और 7,200। कुल कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए ए के भार पर? ए को कितना भार हुआ? 10,400 और बी का आ गया 9,200। तो बच्चों इस राशि को हम अब कहां लिख लेंगे? हमारे लाभ हानि खाते के यहां लिख देंगे 10,400 और 9,200। इसके बाद दोनों पक्षों का हम योग कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो ए विभाग है उसका क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट लिख देंगे हम डेबिट में, कितना जाता है? 23,700। और अगर हम बी को देखें तो बी का डेबिट पक्ष का योग अधिक है, कितना है? 9,200।
तो अंतर की राशि नेट लॉस हो जाएगी, लिख देंगे बाय नेट लॉस कितना 3200, और इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया है। तो बच्चों अगर आपको इस प्रकार के और सवाल करने हैं या आपको इन सवालों में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस संबंध में एक और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ताकि आपको इन सब के बारे में पूरी तरह से जो है समझ विकसित हो सके और आप परीक्षा में इन सवालों को आसानी से हल कर सके। धन्यवाद।